चिंता की तरफ से जो बुके देना है वो लेके आओ उधर से। मैं भी अब सिंटा की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लन जी, ट्रेजरर दीपक पराशर जी, विकास साहिला जी, आप प्लीज़ स्टेज पे आइए। और अरुण जी का अरुण जी, ये शॉल खास तौर पे प्रीति जी ने आपके लिए भेजी है। हाँ, हमारे ईसी मेंबर विकास जी, जो कि अरुण जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो मुझे कल से कह रहे हैं कि मैं उनके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। तो विकास प्लीज़ आइए स्टेज पे, और साहिला आप भी साथ में जाइए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले अरुण जी के बारे में बोला कि संजू जी के लिए बोल दूँ? अरुण के तो हो गया ना। हाँ, नहीं, अच्छा, ठीक है। स्वागत करें। दोस्तों, हमारी फेडरेशन से श्री गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मनोरंजन उद्योग में एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपना जीवन शुरू किया और आज 2026 में उन्होंने वार्ड संख्या 18D नाला सोपारा में अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब अरुण गोविल जी से दो शब्द सुनना चाहते हैं, सो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अरुण गोविल जी का। और अरुण जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। इतने साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, इस तरह की गैदरिंग से मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ कि सब एसोसिएशंस एक साथ हों फेडरेशन के तत्वाधान में। और बीइंग एन एक्टर मैं वहीं तक सीमित रहा। राजनीति में सोचने का, राजनीति में करने का कोई शौक़ नहीं था, इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी। नेता बनने का कोई शौक़ नहीं था, लीडरी का कोई शौक़ नहीं था। एक उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक नॉर्मल सा युवक, और उसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में जितने सो कॉल्ड मैनिपुलेशंस होते हैं वो मैंने नहीं किए। मुझे आते भी नहीं थे, आज भी नहीं आते। एंड दैट इज़ वाई आई स्पीक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। जहाँ तक राजनीतिक सफ़र की बात है, मुझे 1988 से जब से रामायण बहुत पॉपुलर हुई थी,
तब से मुझे राजनीति में ऑफर्स आते रहे, पर मेरा कभी मन नहीं किया. एज आई सेड इट, आई एम टू स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्सन, यू नो. मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मुझसे होगा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है. और ये अब तक भी होता रहा. फिर एक दिन, आज 23 तारीख है, 22 जनवरी पिछले साल की, रामलला के मंदिर में बैठे हुए थे हम, जब उनका अभिषेक होने वाला था उस दिन. और उस दिन मेरे मन में एक थॉट आया कि इस देश में या समाज में हमने आध्यात्मिक और धार्मिक सेवा तो रामायण के थ्रू काफ़ी की है, हुई है, लेकिन कभी 1 to 1 जिसे हम जन सेवा कहते हैं डायरेक्टली, वो कभी नहीं हुआ. ये थॉट इधर से आया और इधर से निकल गया. और उसके कुछ दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया कि हम ऐसा सोचते हैं कि आपको हम मेरठ से आप हमारे लिए चुनाव लड़ें, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट. और वो व्यक्ति जो बरसों से मना करता रहा, उसने एक पल भी नहीं लिया ये कहने में कि इट्स ओके, आई विल डू इट. तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि समय अपने आप में इतना ज़्यादा बलवान होता है कि जो जब होना होता है वो होकर तो रहता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम अपना कर्म ना करें, हमें कर्म तो करना होता है. तो ये है कहानी मेरे राजनीति में आने की. और यहाँ आने के बाद जब मुझे सबसे पहला मौका मिला कि मैं कुछ बोल पाऊँ, तो मैंने जो पहला मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था वो ये था कि जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे जो हम देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फैमिली व्यूइंग नहीं कर सकते. सबसे पहला मुद्दा मेरा वो था. और ये जो मुद्दे उठाने का भी जो उनका प्रोसेस है, वो ये है कि हमें जो हम कहना चाहते हैं वो हमें अपलोड करना होता है वहाँ, और उसके बाद एक लॉटरी निकलती है वहाँ. मैंने जब इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया और उस दिन मेरी लॉटरी लग गई और मैं बोल पाया. इस इंडस्ट्री में मैंने वाकई, एज एवरीबडी नोज इट, एज एवरीबडी सेड इट, जो हो रहा है, जो होता आया है आज तक, वो किसी भी दृष्टि से छोटे हमारे कलाकारों के लिए, हमारे जो सभी लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे. बहुत ख़राब हालात रहे हैं शुरू से. जितना एक्सप्लॉइट उनको किया जा सकता है उतना किया जाता रहा है. इसको लेकर कई बार मुझे याद है बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्ट्राइक्स भी हुई थी. एक बार फाइटर्स ने स्ट्राइक की थी, बहुत बड़ी लंबी स्ट्राइक चली थी. वो ये सब होता रहा है. तो मैंने जब वो मुद्दा उठाया और उसका रिज़ल्ट जो है वो आज पहला कदम हमारे सामने है. तो जब वो मुद्दा उठा तो मुझे INB मिनिस्टर ने बुलाया कि आपने ये मुद्दा उठाया है और हम इसके लिए एक कमेटी बनाना चाहते हैं जो इन सारी चीज़ों को देखेगी और इनकी जांच करेगी, और जो भी हो सकता है वो हम करेंगे, और इसमें हम लेबर मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे. आई सेड फाइन, चलो कुछ तो हो, कहीं कुछ तो हिल रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है सिस्टम में. और लेकिन वो कमेटी फिर किन्हीं वजहों से नहीं बन पाई. बट इन द मीन टाइम मैं जब भी लेबर मिनिस्टर से मिलता रहा, हमारे आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी से, मैंने हमेशा कहा कि सर वो एक कमेटी बननी थी, वो नहीं बनी. INB ने भी नहीं बनाई और आपके यहाँ से भी नहीं बनी है वो कमेटी. तो उन्होंने कहा नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं. और फिर कुछ दिन पहले नवंबर में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि हम अनाउंस करने जा रहे हैं नए लेबर कोड्स. 4 नए श्रम संहिता है जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं. उनमें इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है. एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलिए ये हो रहा है. और अभी उनके गांव में, वो भावनगर के हैं और उनका गांव है हनोल. उन्होंने अपने गांव को एक आत्मनिर्भर गांव बना दिया है. मतलब वो ऐसा गांव है जिसमें 2-2 स्टेडियम हैं, जिसमें अमृत सरोवर है, जिसमें हेलीपैड है, एवरीथिंग इज देयर. तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था अभी 14 कि आप ये क्यों नहीं करके दे रहे हैं, ये करना चाहिए आपको. मैं जब
जब चुन लिया गया था, तो हर व्यक्ति का एक बहुत साइकोलॉजिकल बात है, बड़ी नॉर्मली सबके साथ होती है कि जिस इंडस्ट्री में या जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि वहाँ हमारा स्वागत होना चाहिए, एक अभिनंदन होना चाहिए एंड ऑल दैट। और मेरे दिमाग में भी वो बात आई एक बार, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे अभिनंदन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम जब तक कुछ कर ना पाए इस इंडस्ट्री के लिए या अपने लोगों के लिए, तब तक अभिनंदन कराना बेकार की बात है। इट्स नॉट डन एट ऑल। मेरी तिवारी जी से बात होती रही बीच में, और मैंने कहा नहीं सर, ये बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ कर तो दें, हम कुछ कर तो लें अपने लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। और अब जब बात हुई तो अभी भी मैं नहीं आ रहा था, मुझे मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि अगले महीने वो यहाँ आएंगे, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग होगी जिसमें संवाद होगा, और उसमें वो एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से कि ये जो श्रम कानून अभी बने हैं ये किस तरह से लागू होंगे। लागू तो होने शुरू हो गए हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है इनका, किस तरह से हम लोग इनका फ़ायदा, इन कानूनों का फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने मुझे ये वादा किया है कि फरवरी एंड में वो यहाँ आएंगे, शायद मुझे भी साथ लेकर आएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। ऐसा कहा है उन्होंने, मतलब मैं उतना ही बोलता हूँ जितना उससे कहा जाता है। तो तब ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई जाएंगी यहाँ पर जो भी जितना भी मैंने कानूनों को पढ़ा है वो अपने आप में बहुत पूरे इस बार कानून हैं। मैं आपको कुछ बताना भी चाहूँगा। मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि बात श्रम की है, और ये एक डॉक्यूमेंट है जो 21 नवंबर 2025 को उन्होंने लागू किया है। एक लाइन पहली पढ़ देता हूँ इसकी। एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है। यानी वो संहिताएं जो 4-4 साल से रुकी हुई थी, वो 21 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंटेशन उनका शुरू हो रहा है। इसमें जो पहले श्रम सुधार थे उनकी बात हम नहीं करेंगे। देखिए कितनी चीज़ें हैं जो अभी हम सोचते हैं, सिर्फ फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलेंगे। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, अनुबंध कर्मचारी, महिला कर्मचारी, युवा श्रमिक, एमएसएमई श्रमिक, बीड़ी और सिगार श्रमिक, बगान मजदूर, ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया कामगार, जिस कैटेगरी में हम सब आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो विजुअल कामगारों को अब पूरा फायदा मिलेगा। इसमें हम सब लोग इसमें शामिल होते हैं। सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा जिसमें उनका पद नाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार साफ साफ लिखे हों। समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ओवर टाइम तय घंटों से ज़्यादा काम सहमति से होगा और सामान्य मजदूरी से कम 2 गुना मिलेगा। ये इतने स्ट्रिक्ट कानून हैं एंड आई एम श्योर, जैसा यहाँ उपासना जी ने कहा था कि कोशिश करेंगे कि ये लागू हो जाएं। तो मुझे लगता है जहाँ तक जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि ये पूरी तरह जो है वो लागू ना हो। तो होपफुली हमने पहला कदम हम लोगों ने बढ़ा लिया है एंड आई एम श्योर कि जो हमारी समस्याएं आज तक रही हैं वो धीरे धीरे, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में कुछ भी कम नहीं होता, इट टेक्स टाइम, बट कि ये जो कानून अब लागू होने वाले हैं ये हम सब के भले के लिए हैं, स्पेशली उन कलाकारों के लिए, उन वर्कर्स के लिए कि जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। सो आई एम श्योर, होप ऑल इज़ वेल। हमारे फेडरेशन के चीफ, हमारे सिंटा के चीफ, सभी लोग, जी बताइए। आपने लास्ट एजीएम में भी आपको आमंत्रित किया था। वी वांटेड टू ऑनर यू बिकॉज जब आपने हमारे मुद्दे आई थिंक पार्लियामेंट में रखे, वी रियली अप्रिशिएटेड दैट। और हमारा एक एक आर्टिस्ट यहाँ पे जो है वो आप पे बहुत उम्मीद लगाए रखा है। हम सब आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं क्योंकि आप हमारी आवाज़ हैं वहाँ पे।
हम कितने पीड़ित हैं, हमें क्या क्या मुद्दे हैं, ये तो सब जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं। सो अभी वी आर वेरी होपफुल कि अभी जो न्यू लेबर लॉज आए हैं वो आप हमें मदद करेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की। और तिवारी जी ने भी ये बहुत पहल की है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप भी दिल्ली गए थे, मनसुख मंडाविया जी से मिले हैं। हम यहाँ पे फुनकर साहब जो हमारे स्टेट के लेबर मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं, लेबर कमिश्नर से मिले हैं, जितने ऑफिसर्स हैं लेबर कमीशन के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको मिले हैं हम। हाथ जोड़ के सर उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ हमारी ये चीज़ों में हेल्प करिए। तो थैंक यू अरुण जी फॉर बीइंग हियर। एंड एज द सिंटा प्रेसिडेंट आई एम वेरी होपफुल कि हमारे इस टर्म में ये हमारे आर्टिस्ट की जो दुखती चीज़ें हैं वो हम लोग उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया। आप ये प्लीज़ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को दूर से ग्लैमरस इंडस्ट्री दिखती है सिर्फ, और उनको ये नहीं पता कि हमारे जो आर्टिस्ट काम करते हैं और टेक्नीशियंस काम करते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट की बात उठानी है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो इतनी ग्लैमरस दिखती है और इतनी पीड़ित भी है उनको राहत मिले। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। अरुण जी, इतनी जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो प्रेस वाले हैं और जो हमारे कुछ आर्टिस्ट आए हैं वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ इजाज़त दीजिए कि वो आपसे कुछ सवाल पूछ सकें। मतलब जो आसान प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम तो हुआ कि इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 26 जनवरी को झांकियों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक झांकी निकलने वाली है, और वो झांकी में संजय लीला भंसाली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उनकी तरफ से 26 जनवरी को राजपथ पर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और मुझे लगता है कि पहली बार है। उनके जितने भी जो बड़ी बड़ी संजय जी ने जो क्रिएट किए हुए हैं, वो ऐसी झांकी उन्होंने डिज़ाइन कर रहे हैं वो जो हमारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल एज वेल एज हिंदी, उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं अरुण जी, आपके वहाँ जाने से जो 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 चमत्कार हो रहे हैं, और नेचुरली आपके धनुष बाण में चमत्कार तो वैसे ही है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि आपके प्रेजेंस से, आपकी जो सौम्यता, आपका जो ऑरा है, वो डेफिनेटली वर्क करेगा, जैसा कि आपने कहा। और जो आपके बगल में जो बाएं ओर बैठा हुआ है, इसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है संजू गंगेश्वर। ये क्या है कि चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फेडरेशन में सबसे बड़ी ताकत, जिससे हर बंदा जो पैसे नहीं देने वाला था वो डरता है, वो है संजू गंगेश्वर। क्योंकि ये जैकेट पहन के शांति से बैठा हुआ, ऐसे नहीं इलेक्शन जीता है, वो भी नाला सुपारा में। तो ऐसी हमारी ताकतें हैं जो हमारे पूरे इश्यूज को सॉल्व करेंगी। अरुण जी, एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे ये देश में बहुत सारे फिल्मों के फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सरकार उसको मुहैया करती है, गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है, जैसे इफ़ी हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल अवार्ड्स हो, सब जगह हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितनी भी हैं, वो सारे फेस्टिवल्स में, वो सारे फंक्शंस में, इवेंट्स में फेडरेशन को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उनको लेटर्स जानी चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि ये जो 4.5-5 लाख हमारे टेक्नीशियंस और वर्कर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी जब तक उस फेस्टिवल में नहीं होगा। उनको अवार्ड्स मिलते हैं, डायरेक्टर को मिलता है, कैमरा में सबको मिलता है, लेकिन एज दिन बढ़ गई जिस दिन आपने मोर्चा संभाला और आपको हमने जब पार्लियामेंट में देखा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिया था सर। सवाल ये उठता है कि अगर एक प्रोड्यूसर के पास अगर पैसा बाकी है वर्कर का, तो वर्कर उस प्रोड्यूसर के पास जाएगा, वो नहीं देगा, उसके बाद वो क्या काम करेगा? लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट प्रोड्यूसर को, वर्कर को बुलाएगा, समझौता कराएगा, समझौता नहीं हुआ तो वो भेज देगा लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट के बाद मामला जाएगा हाई कोर्ट। प्रोड्यूसर अगर जीता तो कोई बात नहीं, अगर वर्कर जीता तो कोई ना कोई एक हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में मामला नहीं सॉल्व हुआ तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से ये मामले जो है पेंडिंग हो जाएंगे सारे। इसके लिए आपने क्या सोचा है?
पहले की वर्किंग में और अब आज की वर्किंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा, अदरवाइज़ भी बात कर रहा हूँ। एक तो सारा कुछ इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है। अब कई बार हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हफ्तों हफ्तों लग जाते थे, अब हम 2 सेकंड में बैठते हैं कंप्यूटर पे और अपना रजिस्ट्रेशन भी हमारा कुछ चीज़ों का ऐसे ही हो जाता है। तो और अब क्या होता है, एक सरकार की नीयत होती है। ये जो सरकार है इसकी नीयत बिल्कुल अलग है। इसकी नीयत ये है कि जो इन्होंने अगर ये बिल लेकर आए हैं, कोड इन्होंने लेबर कोड इन्होंने शुरू किए हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेक्ट हो। सर बेसिकली नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। सर सवाल ये उठता है कि डिपेंड करता है। सब एक मिनट, ये धर्मेंद्र जी हैं, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ये सवाल पूछेंगे। एक मिनट। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इशू यही है कि रेफरेंस का पावर ही कमिश्नर साहब के पास नहीं है और ये कमिश्नर साहब तक को नहीं पता है। अभी 15-20 दिन या 1 महीना पहले पद्मिनी कोल्हापुरी जैसे सेलिब्रिटी गई थी वहाँ, सर 2-2 ढाई घंटे वो बैठी थी, शायद पूनम जी को पता होगा। 2.5 घंटे सेलिब्रिटी इंतजार कर रहे हैं। वहाँ का लेबर कमिश्नर, उसको पता नहीं है कि 17(2) क्या है। जा कर के सर कोर्ट में चैलेंज हो रहा, 5 साल मुकदमा चलने के बाद पता चल रहा है कि लेबर कमिश्नर के पास पावर नहीं। अभी तक ये हाल है। एज आई सेड इट कि अभी में आज से पहले तक, मतलब कुछ दिनों से पहले तक और अब में फ़र्क होगा, वर्किंग में बहुत फ़र्क होगा। बिकॉज एक तो हमारे जो सरकार के चीफ हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका वर्किंग हम सब ने देखा है। और दूसरा जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, ही इज़ अ वेरी वेरी अपराइट ऑफिसर और वो मतलब उसी वक्त काम करने में बिलीव करते हैं वो। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें एज आई सेड इट कि हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे ज़रूर, लेकिन इनका इम्प्लीमेंट, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने कहा था आप मेरे साथ बॉम्बे चलेंगे, तो आप कब चल रहे हैं बॉम्बे? ही सेज इनको ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट हो जाने तो मैं फरवरी एंड में आपके साथ तब चलूँगा जब मैं सबको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और जब वो आएंगे तो आई एम श्योर कि यहाँ जितने जो भी लोग होंगे लेबर डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, बहुत दे विल हेयर एवरीथिंग। एक सवाल है ना, और वो पत्रकार यूनियन से हूँ, तो एक हमारे पत्रकार बिरादरी का एक सवाल है। सर ये जो संविधान जो संहिता आई है, इसमें बहुत सारे कानून आपने बदले हैं, मजबूत किए हैं, लेकिन क्षमा चाहूँगा सर, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 को आप लोगों ने कमज़ोर किया। 1955 को? जी सर। इसका मुझे अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, बिकॉज इसमें इस बारे में मुझे अभी तक इतना नहीं पता है, तो मैं आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, प्लीज़। हाँ, कानून 70 साल से बनते आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में या 1.5 साल में या पिछले 2014 से अगर आप लगाएं, जब से आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, ये बताइए मुझे आप। आज इतने पुराने कानून अभी हमने पिछले सेशन में बदलाव करने हैं समाज की अच्छाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, तो उनको उन चीज़ों को पहले स्टडी किया जाता है, उसके बाद फिर एज आई सेड इट, आपको भी पता है ये कि बिल फिर लाए जाते हैं और बिल पास किए जाते हैं। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और हर चीज़ में समय थोड़ा सा ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें भी, और आप 1-2% की बात करें, आई एम श्योर राम जी अब हमारे साथ हैं। पिछले 500 साल में जो नहीं हुआ था वो पिछले साल हुआ ना। 500 साल में मंदिर नहीं बना था, बना, तो चेंजेस हैं, है ना। तो चेंजेस जब हैं तो सामने आएंगे ही आएंगे। और आप 1% 2% की बात करें, मैं तो ये मानता हूं कि अगर 10% हो जाएगा, मेरा नाम इतिहास में आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे नाम की न कभी पहले परवाह थी ना आज भी परवाह है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसीलिए एजीएम में भी बुलाया था, मैम ने क्या बता रही थी, मैं इसीलिए नहीं आया था। मैंने कहा नहीं, पहले कुछ हो जाए, हम जरा सा एक कदम तो आगे बढ़ा लें, उसके बाद हम इस बात के हकदार होंगे कि हम अपना अभिनंदन करा सकें। तो होगा, जरूर होगा। हैव पेशेंस। और हमारे मंत्री जी जब आएंगे, मनसुख मांडविया जी, और तब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे वहीं की फाइलों में रह जाएगा। ये जितनी एसोसिएशंस हैं, जितनी फेडरेशंस हैं, सबके पास ये रूल्स बनेंगे और जाएंगे। आज जैसा कि वो मैंने 2 लाइन पढ़ी थी, उसमें भी लिखा था कि नाम पत्र, पहचान पत्र। आज तो आईडी भी नहीं होता, वर्कर्स के पास कोई आईडी होता है क्या? नहीं होता। वो सब कुछ होगा। ये जो नए कानून बने हैं, ये सिर्फ इसीलिए बने हैं कि उनकी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार हो,
तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो आई एम श्योर कि अच्छी चीज़ें सामने आएंगे हमारे। थैंक यू सर। पहले जो पेमेंट मिलता था, आज के डेट में पेमेंट देखेंगे सर, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और हम एक्टरों की पेमेंट नीचे आ गई सर। तो कैसे हमारे एक्टर गुजारा करते हैं या टेक्नीशियन गुजारा करते हैं सर? कभी जाएंगी? हमारी मैडम ने कहा कि कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कुछ नहीं। एक दूसरे से कॉल करते हैं कि मुझे कुछ पैसे का सहायता कर दो, अगले महीने दे देंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं होता आने का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोकसभा में सर ज़रूर प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए कि हम एक्टरों के लिए देखिए एक पेमेंट, एक जो लेबर का इसका मनीष जी आप बैठिए, इसका एक तरीका है, सर। जो सिस्टम है काम उसी से होगा। ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को इतनी डिटेल में बातें नहीं पता होती हैं। आप जो भी एसोसिएशंस हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। पहले तो जब ये संहिता जब डिटेल में आप पढ़ लें, उसको देख लें, है ना, उस पर काम शुरू हो जाएगा। अगर उसमें उसके बाद जो कमियां अगर हमें दिखती हैं उसमें कुछ, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम दे सकते हैं सरकार के पास कि भाई ये इसमें और कमी है, ये सुधारों की और आवश्यकता है। इसमें बिल्कुल सुधारों की जो एक क्रिया होती है ना, वो कहीं रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, वो एक रेगुलर प्रक्रिया है वो सुधार Sir, may I की। ask a question, please? Sir, may I ask a question? The SOPs and the regulations. What I find generally is a flaw in the way that we receive, as editors, we receive our regulations, is that as an editor, I am expected to implement it individually. Versus the implementation happening from the power center downwards, which is the producers downwards. The onus becomes, the onus can't be on me as an individual editor to implement the regulations. So I just wanted to know, will there be any checks and balances of these kind? Like, will there be more pressure on the producers to implement these regulations? डिटेल्ड एज आई टोल्ड यू, डिटेल जो है इसकी अभी आनी बाकी है हम लोगों के पास, और जब ये डिटेल आ जाएंगी तब एग्जैक्टली जो है सिचुएशंस बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं, है ना। लेकिन ये बनाया जो रूल्स सारे बनाए गए, श्रम जितने कोड आए हैं चारों, ये सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम सबकी जो भी श्रमिक है, वो चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करता हो, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बनाया गया है। और अभी जैसा मैंने कहा, सुधारों की कभी न तो कोई कमी होती है न कोई, वो एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। और समय के हिसाब से, जैसे समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमारा जो कर्तव्य होता है ना, इसी तरह से समय काल और परिस्थिति के अनुसार सुधार होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। आज जिन बातों की हमें पहले नहीं ज़रूरत थी, आज हमें उन बातों की ज़रूरत है, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, ये सुधार होने आवश्यक है ना। तो ये जब डिटेल में सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, उस वक्त हम इनको रिप्रेजेंटेशन अपने भेज सकते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज़ें हमें और चाहिए बेसिकली। सर नमस्कार आपसे। सर हमारे 2016 से पहले हमारे पास गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दिए जाते थे, आर्म्स डिपार्टमेंट से, कि यू आर सेटिस्फाइड कि ये गन्स डमी है। आज 2016 के बाद एक जीआर आया और हमारे सारे सर्टिफिकेट्स नल एंड वॉइड हो गए सर। उसके बाद हमने एप्लीकेशन कर रहे हैं लेकिन हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। बोलते आपको 3 लाइसेंस दिया जाएगा। सर हमारे पास हज़ारों की क्वांटिटी में गन्स होती है, हम 3 गन का लाइसेंस लेके करेंगे क्या? अगर हमारे सब नल एंड वॉइड हो गए, हमारे जितना भी फॉरेन में जाने वाला बिजनेस था सब खत्म हो गया है। हम लोग अबू धाबी जाते थे, मलेशिया जाते थे, सिंगापुर जाते थे, वो सब खत्म हो गया। तो कम से कम एटलीस्ट हमारे फिल्म लाइन के लिए तो थोड़ा एग्जम्पशन होना चाहिए हमारे लिए। हमने सर डीजीएफटी में लीगली इंपोर्ट करने के लिए, इलीगल इंपोर्ट्स हो रहे हैं बहुत, लीगली इंपोर्ट करने के लिए मैंने डीजीएफटी में परमिशन लगाई है सर। 2020 में परमिशन लगाई थी, वी आर सिटिंग इन 2026, अभी तक परमिशंस नहीं है। वी वांट टू डू लीगल वर्क बट इट्स नॉट हैपनिंग। इन सब उसके लिए थोड़ा सा सिर्फ हमारे लिए सारी बातों को ना हम इंडिविजुअली आप या हम ट्रीट नहीं कर सकते, वहाँ इंडिविजुअली हम इन चीज़ों को नहीं लेकर जा सकते। आपको जो भी आपकी जैसे फेडरेशन है उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करें, और फेडरेशन हम फिर फेडरेशन के साथ वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब 100% सही करने के लिए नहीं है, हमारा सपोर्ट करने के लिए आए। हम इनसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सुनिए, अपने अपने एसोसिएशन को लिख के दीजिए, अपनी आपकी एसोसिएशन फेडरेशन को देगी, फिर हम लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। और रही करने की, तो जो लोग अभी यहाँ पे है ना, अपने अपने लीडर की खिंचाई करने की कोशिश करते हैं, ये मत करें, एकत्रित हुए। जो सुनिए ना, 90 दिन की जो एग्रीमेंट बनती है, हमारे अपने लोग ही
प्रोड्यूसर को एग्रीमेंट करते हैं, बोलते हैं कि आप 120 दिन बाद देना। हाँ हाँ 50,000 रुपये तय करते हैं, 40,000 रुपये काम करते हैं। हमारे लोगों की कमी है, पहले हमें एक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम। सर बिल्कुल आपने बात, सर ये नॉन मेंबर सुने, नॉन मेंबर आने वाला भी हमारे अपने। सर ये एसोसिएशन की बात नहीं, सर से एक रिक्वेस्ट ये है कि नॉन मेंबर आने वाले भी हमारे अपने होते हैं। सर वो सुन लीजिए, ये एसोसिएशन की बात, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब एसओपी मंत्रियों के पास जाते हैं, एक ग्रुप बना के फेडरेशन के साथ जाए तो और मजबूती से हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, अकेले अकेले अपनी ताकत लगाते हैं। हम सब अपनी ताकत लगानी चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्शन के जो एसोसिएशन है वो लोग रेडी रहिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोडक्शन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्लीज आइए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एसोसिएशन से इतनी संख्या में न रहे लोग, 4 लोग ही आए ताकि सबकी फोटो आ सके। इसके बाद वीडियो एडिटर्स की डिपार्टमेंट जो है वो प्लीज आइए, एसोसिएशन आइए आगे। वीडियो एडिटर्स सर मोबाइल नीचे कीजिए। हेलो वीडियो एडिटर्स के राजा भाई आप आइए। तो इस स्टेज के नीचे चले जाएं ताकि दूसरे लोगों को जगह मिले। सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन, लुक हियर सर सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीज आ जाइए। राजा जी ओ राजा जी, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर एसोसिएशन आ जाए आगे। सर एक मिनट, ये कौन है मोबाइल यार? अरे मोबाइल हटो। फोटोग्राफर एसोसिएशन मुन्ने जी, इसके बाद आप सम्मानित कीजिए, हार ले लीजिए। इकट्ठा नहीं रहे यहाँ, मुन्ने जी हार ले लीजिए, चलते जाए। यस, जितने लोग ऊपर है प्लीज स्टेज से नीचे जाइए। थैंक यू। सो गुड टू सी एवरीवन। सर आपने जिस तरीके से देखा यहाँ अलग अलग मुद्दे उठाए गए और आपने भी हमने देखा सांसद लोकसभा में इंडस्ट्री के काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए जो ज़रूरी हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे कैसे फ़ायदे होने वाले इस इंडस्ट्री को, आपसे हम जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, मीडिया होना चाहिए। ये बेसिकली ये था कि मैं सबसे मिलना चाह रहा था, तो ये उसके लिए रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे जब मंत्री जी आएंगे, मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा है कि वो आकर यहाँ सबको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ है, बेसिकली क्या करने का उनका इरादा है। और इससे आई एम श्योर कि ये जिस तरह से प्लान हुआ है वो उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे व्यवस्थाओं के लिए। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो है, जो हमारे स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, वो ज़रूर इसमें काम आएगी। पूनम जी आप क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ आए जिस तरीके से उन्होंने अपने मत रखा? सी हमारे सीनियर एक्टर हैं, उनको सब चीज़ों की नॉलेज है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। पर जैसे अरुण जी ने खुद ने कहा कि बहुत न्यू चीज़ें बनती हैं। जैसे कुछ साल जब ये काम करते थे OTT नहीं था, टेलीविज़न इतना पॉपुलर हुआ इनके शो की वजह से आई थिंक, और आजकल टेलीविज़न के मुद्दे हैं जो फिल्मों से ज़्यादा मुद्दे हैं। सो वी आर ट्राइंग, और इन्होंने बहुत सही तरीके से कहा हर एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सब ज्वाइन करके ये तब पेश करेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स तो ज़रूरी हैं ही, पर बहुत और लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो अरुण जी वी आर काउंटिंग ऑन ही टू सेंड एवरीबॉडीज वॉइस है ना, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके प्रॉब्लम अलग अलग प्रॉब्लम्स बताएंगे आप। जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको इतने डिटेल नहीं पता होती, तो इसलिए वो अपने एसोसिएशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दे फेडरेशन को, एंड फेडरेशन विल कम टू अस एंड देन विल टेक फ्रॉम देयर। एक्टर हैं, आपके बीच के लोग, आपने देखा कितनी उम्मीदें आपसे जागी हैं, और ये स्पेशली जो वर्किंग आवर का मुद्दा है
वो 8 आवर 10 आवर 15 आवर तक जा रहा है, अपने देखा 15 आवर के भी आ जा रहे हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो उस पर, जी बिल्कुल ध्यान दें। कि वर्किंग ओवर टाइम जो है वो किस तरह से रेगुलेट होगा। अब वो डिटेल्स जो हैं वो थोड़े दिन में पता लग जाएंगे हमको। एंड अरुण जी, एक आपसे, जब हम भी आपको दिया है हमने रिप्रेजेंटेशन, पर आपको एक चीज़ कहेंगे, वो रूल्स बना देते हैं, बट इफ़ द रूल्स आर ब्रोकन ना, उसके दंड क्या होगा, उसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगी, ये बात आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। ज़रूर ये बात रखी जाएगी कि जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी। हाँ, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहीं ना इसमें मेंशन नहीं था। अरुण जी, जैसा आपने बोला भी कि एसोसिएशन भी इतनी ज़्यादा, उनको भी संगठित होने की ज़रूरत है ना, शायद वो आवाज़ एक जगह आएगी तो सरकार की सुनवाई ज़्यादा होगी। नहीं, वो सही बात है। अब होता क्या है, मुझे नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर एसोसिएशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके जो ऊपर लोग होते हैं, ऊपर के जो लोग होते हैं, सबको अपनी लीडरी करनी होती है, सबको नेता बनना होता है। इसलिए वो जॉइंट एफर्ट नहीं करते जानबूझकर। उससे क्या होता है कि उससे उनकी लीडरी ख़त्म होने लगती है, जो जिसकी ज़रूरत उनको होती है या जो उनकी चाह होती है, इसलिए हम लोग नहीं मिल पाते। लेकिन हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए, अगर हम अपने लिए कुछ चाहते हैं तो बहुत मिलना ज़रूरी है। मान के सबके मुद्दे देखे जाएं, एक्टर्स के तो देखे ही जाएंगे, उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है, बट जो बाकी इतने सारी और एसोसिएशन हैं, वी ऑल वांट टू रिप्रेजेंट टुगेदर, ताकि द होल इंडस्ट्री, जो एक इतनी बड़ी टैक्स पेयर इंडस्ट्री है ना अरुण जी, एंड एंटरटेनमेंट इतना करती है सारी दुनिया की, तो उसके लिए कुछ किया अभी जाए। अगर देखें ना, श्रम कानून में फिल्म इंडस्ट्री को भी लाया गया है जैसा है, तो इसका मतलब अगर उनको श्रमिक मान लिया गया है, तो फिर जो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए होते हैं वो यहाँ भी लागू होंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगी अरुण जी के लिए, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो संसद में गए, पॉलिटिशियंस बने, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं उठाई किसी ने। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने संसद में खड़े होके एक्टर्स के लिए आवाज़ उठाई है। सो हम बहुत ही थैंकफुल हैं, इसीलिए अभी आज अरुण जी आए और सारी फेडरेशंस ने उनसे सवाल भी पूछे और इन्होंने इतने अच्छे से उनको जवाब दिए। सो थैंक यू अरुण जी। अरुण सर, सोशल मीडिया पे या कई आर्टिकल पे ये चीज़ें भी सामने आई जब आपने संसद में ये चीज़ें कहा कि OTT पे ऐसे कंटेंट को बैन करना चाहिए जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। काफ़ी ऐसे कंटेंट है जो सभी एक साथ मिलकर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये लोग अब जानना चाहते हैं कि ये जेन ज़ी का यूथ है, सब लोग ये पसंद कर रहे हैं, पर आपने इस चीज़ पे मुद्दा उठाया, बात की, तो ये सोच आपकी कहाँ से आई और इसके आगे कुछ इसका प्रोसेस हो रहा है? ये सोच कहाँ से आई, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है भाई। एक फैमिली में जब आप होते हैं, एक फैमिली वाले आप होते हैं और आप टीवी में सडनली कुछ आपको दिखाई देने लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप उठ के जाएं या दूसरों को कहें या टेलीविजन बंद कर दें, आपको समझ में नहीं आता ना। तो जो चीज़ फैमिली व्यूइंग अगर है तो वो फैमिली के लिए ही वो जो भी कंटेंट है वो उस तरह का कंटेंट होना चाहिए बेसिकली। तो उसके खिलाफ आवाज़ें तो अब उठ ही रही हैं, जो भी जहाँ भी इस सरकार में जहाँ आवाज़ उठती है वहाँ उस पर काम तो होता है, ज़रूर होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। आवाज़ सुनी जाती है, इनके कहने का मतलब है जब आप प्रॉब्लम पेश करते हो, वो लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं उसकी। दैट इज़ व्हाट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस गवर्नमेंट। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आपने वहाँ कहते हुए ये कहा कि जब रामलीला का प्राण प्रतिष्ठान था तो आपने वो चीज़ें देखी और उसके बाद आपको एक कॉल आया तो आपने पार्टी ज्वाइन की। तो जो 500 सालों से वेट कर रहे थे जनता, जो राम मंदिर का स्थापना होने की वेट कर रहे थे, क्या वो चीज़ देख के आप खुश होकर, उससे अट्रैक्ट होकर ये पार्टी आपने ज्वाइन की? नहीं, पार्टी मैंने फॉर्मली मैंने सन 21 में ज्वाइन की थी जी, 2021 में, बट मैंने एक भी दिन पार्टी को अटेंड नहीं किया था। मैं कोई रेगुलर नहीं था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मैंने पता नहीं किस थॉट में आकर पार्टी ज्वाइन कर ली थी 2021 में, दैट वाज इट। तो उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये उस दिन मेरे मन ने कहा कि ये ऐसा कभी हुआ नहीं और बात आकर निकल गई बस। सही टाइम पे सही चीज़ हो गई। मैं ये मानता हूँ, मेरा भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं साथ ही साथ कर्म अपना ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। भगवान में जो समय होता है वो बहुत बलवान होता है, चीज़ अपने आप समय पर हो जाती है जब होनी होती है। अरुण जी, आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने पार्टी आपसे पहले ज्वाइन की थी 2004 में। सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द बीजेपी फ्रॉम 2004। मैं कभी एक्टिव नहीं रहा पॉलिटिक्स में, पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैं एक्टिव नहीं हुआ था। अब मैं जब मुझे ये कहा गया तो मेरा मन किया कि भाई चलो करते हैं एक बार, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस
मैंने अभी जो मैं गया हूँ इट्स ओनली फॉर माई एक्सपीरियंस। मेरी कोई एस्पिरेशंस नहीं है कि मुझे ये बन जाना है, मुझे ये कर देना है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो काम है 1 to 1 जो जन सेवा होती है वो कैसे होती है, कैसे की जाती है यार। और आपको जो खुशी मिलेगी हमारा काम करा के, आप सोचिए। बहुत सारे सांसद जब फिल्म स्टार जब उधर जाके सांसद बने, हाँ। अब पहले ऐसे सांसद है, मतलब कुछ हो जाए तब मेरा अभिनंदन करना। That's what I said. I That always is such believe an in that. amazing thought. That is. I always believe in that. कुछ होगा। राम जी देखें, मैं ऐसी सारी चीज़ें राम जी पे छोड़ देता हूँ। Thank you so much. Thank you.